नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज सवाल यह है कि क्या इस देश में काले धन से पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आजादी है। यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि देश में फर्जी राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग जल्दी सख्त कार्रवाई कर सकता है। देश में कम से कम 250 राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो सिर्फ कागज पे हैं। चुनाव आयोग इन 250 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर सकता है और जल्दी ही चुनाव आयोग इन फर्जी पार्टियों को डिलिस्ट करने की जानकारी देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी पार्टियों को डिलिस्ट करने के लिए सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को चुनाव आयोग जानकारी देगा। सीबीडीटी को यह जानकारी इसलिए दी जाएगी क्योंकि चुनाव आयोग को शक है कि इन पार्टियों की मदद से काले धन को सफेद किया जाए। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 250 फर्जी पार्टियों ने 2005 से चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। जाहिर है यह आंकड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां काले धन को सफेद करने का सेफ लॉकर बन रही हैं। इस सवाल को उठाने से पहले हमने एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है इस पूरे सिस्टम को समझा, तो यह बात निकलकर सामने आई कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने में किसी लेवल पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाइए तो आपका टेस्ट होता है, आप पासपोर्ट बनवाने जाइए तो डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आपकी कोई जांच नहीं होती। ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए टेस्ट और जांच इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जरिए आपको एक जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जो चुनाव लड़के देश चलाना चाहती है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है? 5,000 रुपए जमा कराने के लिए लाइन में खड़ी जनता से केवाईसी मांगी जाती है और देश की कई पॉलिटिकल पार्टियां करोड़ों के डोनेशन की पैन डिटेल्स तक नहीं देती। आखिर क्यों? क्या राजनीतिक आम आदमी के लिए बने नियम कानून से बाहर होती है? 1951 में देश में पहले आम चुनाव हुए थे। बीते 65 साल में आखिर क्यों किसी सरकार ने इस लूप होल को बंद नहीं किया? क्या यह लूप होल जानबूझकर बंद नहीं बल्कि और बड़ा कर लिया गया? इन 250 फर्जी पार्टियों पर आज तक हमारे देश का सिस्टम सोता क्यों रहा? क्या बीती सभी सरकारों ने यह मान लिया है कि काला है तो क्या हुआ, दल वाला है? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि उनका रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में उन्होंने इस हिसाब से करा रखा है कि किसी तरह के इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिया जाए, कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। इस तरह का इनका टैक्स एग्जम्पशन लेकर करके सरकार के नियमों का गलत फायदा उठा करके अगर लिया जाए जरूर एक्शन होगा। कई पार्टियां ऐसी जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर पूरी जांच होना जरूरी है कि आखिरकार वो है तो क्यों है। मैं समझता हूं कि ये तो बहुत पहले सरकार को कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही इसीलिए कराया है ताकि वो अपने काले धन को छिपा सकें। तो ये काम सरकार को और चुनाव आयोग को बहुत पहले करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत मेरा मत है कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही होनी चाहिए। वो कहाँ से पैसा लाते हैं, कौन उनको पैसा देता है, ये इस बात का संज्ञान देश की जनता को होना चाहिए। अगर केवल कागजों में रजिस्टर्ड है तो निस्संदेह कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, उस बात की जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसे कुछ दल हैं तो उनके खिलाफ निस्संदेह कार्रवाई होनी चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या काले धन का सफेद बैंक है राजनीतिक दल? दूसरा सवाल, क्या सबसे बड़े लोकतंत्र में पार्टी बनाना बच्चों का खेल है? तीसरा सवाल, क्या काला धन है छिपाना तो राजनीतिक दल बनाओ? चौथा सवाल, सियासी दल के नाम पर काला सफेद का लाइसेंस क्यों? और ताल ठोक की आज का पांचवा सवाल, काले धन से पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आजादी क्यों? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री हैं, चुनाव सुधारों पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के सदस्य। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वीपी वर्मा साहब हमारे साथ हैं, वो पूर्व आयकर आयुक्त हैं। स्वागत है आप सबका। त्रिलोचन जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कैसे सिस्टम का हिस्सा हम लोग हैं जिसमें अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो मेरे 10 तरह के टेस्ट होते हैं,
एक एक इंडिकेटर मैं पहचानता हूं कि नहीं पहचानता, एक एक रोड साइन मुझे समझ में आता है कि नहीं आता, मुझे उस चीज का पूरा परीक्षा पास करनी होती है, तब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। आपको अपना पासपोर्ट बनवाना हो तो उसके लिए 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है, फिर पुलिस आपके घर आती है, आपका वेरिफिकेशन करती है, तब आपको पासपोर्ट मिलता है। देश चलाने की जिम्मेदारी जो पॉलिटिकल पार्टियां लेना चाहती हैं सर, उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं है सर? हाँ, ये कानून में शायद थोड़ी कमी है, हमें इसको बदलना ही होगा। और आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, मगर इसके साथ 2 और चीज़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। केवल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस टाइप का काम कर रहे हैं, आप उनको रद्द करना चाहते हैं, मगर जो मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो चुनाव लड़ते हैं, हमको ये भी पता करना है कि उनके पास भी काला धन है कि नहीं। काला धन का जो मूल है, जो गंगोत्री है, वो चुनावों से ही शुरू होती है। तो जब तक उसके ऊपर हम एक रोक नहीं डालेंगे तो ये काला धन हमारे देश से हटेगा नहीं। और संबित पात्रा बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ जांच तो होनी चाहिए पॉलिटिकल। और संबित पात्रा, आप कहते हैं काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हमारी सरकार ने, उसमें पॉलिटिकल पार्टी को आप इनकम टैक्स कानून की आड़ लेके ये छूट दे देते हैं कि आप पुराने नोट जमा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20-20 हजार से कम में कर लीजिए, कौन पूछ रहा है? नहीं रोहित जी, इसमें कुछ अमेंड करने की आवश्यकता है। पहले आपने कहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई छूट दे दी। हाँ, बिल्कुल, मोदी जी ने भी 4 दिन पहले अपने भाषण में कहा, बड़े स्पष्ट तरीके से कहा, 35 वर्षों से जो कानून था उस कानून के कॉमा फुल स्टॉप को हमने अभी चेंज नहीं किया है। हाँ, चेंज करने की मनसा जरूर रखते हैं। 35 वर्ष पहले कौन सा कानून था? इनकम टैक्स कानून जो 1961 का था। उसी कानून के अंतर्गत 13A क्लॉज 13A के अंतर्गत उस समय यह निर्णय किया गया था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होंगी। वो इनकम टैक्स, क्योंकि सोसाइटी के जो काम करती है, सामाजिक श्रेय के लिए जो काम करती हैं, उनके लिए इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। इस भाव से ये 35 वर्ष पुराना कानून है, इसलिए हमने इस कानून को छेड़ा नहीं। जहां तक उनका हिसाब किताब देने का सवाल है, बिल्कुल स्पष्टता देते हुए खुद अरुण जेटली जी ने कहा, ऐसा नहीं है जैसे कि साधारण व्यक्ति भी अपने पुराने नोटों को जमा कर सकते हैं 30 दिसंबर तक, और उसके बाद 2.5 लाख से ऊपर जमा करने पर उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछा जाएगा कि उनके पास ये पैसा कहां से आया। उनको अपना अकाउंट बुक दिखाना पड़ेगा। बिना अकाउंट बुक दिखाए पहली बात ना तो एग्जेम्पशन मिलता है और ना तो ये पैसा आप जमा कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी मैं सुन रहा था एडीआर के भी हमारे जो त्रिपाठी साहब बैठे हैं, उनका सही कहना है कि जो गंगोत्री शुरू होती है वो राजनीतिक पार्टीज में ही शुरू होती है। हम ही ने परसेप्शन बिगाड़ा है सोसाइटी में, तो हम ही को सुधारना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दिन स्वागत भी किया था इलेक्शन कमीशन के इस पूरे रिकमेंडेशन को, जिस रिकमेंडेशन को लेकर आज हम डिबेट भी कर रहे हैं कि आखिर इस पर मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में, प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस प्रस्ताव को रखा था कि संसद में हम चर्चा करें, नए कानून लाए, ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, पारदर्शिता जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उसमें लेकर आए। ये खुद कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी बात रोहित जी मैं ये कहना चाहूंगा, इतने वर्षों से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ और जब से 1961 से ये कानून बना, आज तक ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, इस पे डिबेट नहीं हुआ। अच्छी बात है आज काले धन के ऊपर जब स्ट्राइक हुआ, आज काले धन के ऊपर जब एक मुहिम छिड़ी हुई है रिमोनेटाइजेशन की, कम से कम ये डिबेट का विषय तो बना। रोहित जी, पात्रा जी, अपनी पार्टी का अकाउंट ऑडिट करने के लिए और उसको पब्लिक डोमेन में लाने के लिए आपको चुनाव आयोग का डंडा चाहिए, आपको संसद के अंदर से कानून चाहिए, या आपको अपनी साफ नीयत चाहिए केवल? नहीं, हमने तो अपना ऑडिट कराया हुआ है और पब्लिक डोमेन में ऑडिटेड अकाउंट हमारा ऑलरेडी है। आप देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ती है या जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो 13A के अंतर्गत इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है, वो 13A एग्जेम्पशन तभी होगा जब 2 कंडीशन फुलफिल होता है। एक तो आप अपने बुक्स का ऑडिट कराएंगे और ये ऑडिट आप सबमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन इसे अपने वेबसाइट पे प्रदर्शित करती है। दूसरा है कि आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं, ये रिपोर्ट आप इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेंगे। दोनों जो कानून कहती है, दोनों कानून का पालन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बिंदुसार किया है। एडीआर की एक रिपोर्ट है सर, वो कहती है 2013-14 में 6 राष्ट्रीय दलों को लगभग 70% पैसे जो है
वो अज्ञात स्रोत से मिले थे सर, और उसमें आपकी कुल आय का 67.5% सर, जो आय आपने दिखाई है ना सर, वो अज्ञात सोर्स से आया सर। तो अब ये अज्ञात सोर्स क्या होता है सर? ये भगवान राम दे जाते हैं जिनका आप नाम लेते हैं, या वो लोग हैं जो भगवान राम का नाम लेने की आड़ में आपकी पार्टी की सरकार होने पर अपने वारे न्यारे करते हैं, जानते हैं कि हो जाएंगे? वो अज्ञात सोर्स रिवील नहीं करेंगे सर आप, और फिर कह देंगे कि हमने तो ऑडिट करा लिया, हमने चुनाव आयोग से हरी झंडी ले ली सर। तक ये ना सुनिए, ये जनता तक जो सच्चाई है वो जाना भी चाहिए। और त्रिपाठी जी बैठे हैं, अगर मैं कहीं गलत कहूं तो बिल्कुल मुझे ठीक भी कर दें। देखिए, मेन है कि देश के कानून का पालन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कान पकड़ के हमें हरा भी दीजिए और हमसे सवाल भी पूछिए, और अगर कर रहे हैं तो हाँ, उसमें आप बोलिए सुधार लाना चाहिए, तो हम तैयार हैं। हम इसलिए कानून का पालन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो कानून है वो यह कहती है, और ये अभी की कानून नहीं है, ये पूरे जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से यही कानून है कि 20,000 तक का जो भी डोनेशन होता है उसमें आपको किसी प्रकार से व्यक्ति के नाम को, संस्था के नाम को पब्लिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे अज्ञात रख सकते हैं। 20,000 से अधिक जो भी डोनेशन आता है आप उसको उसका नाम दिखाना पड़ेगा, सोर्स दिखाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से 20,000 से नीचे का अगर नाम हम भारतीय जनता पार्टी डिस्क्लोज नहीं करते हैं या कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज नहीं करती है तो वो कानून के दायरे में है, कानून से बाहर नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो सुझाव दिया है, जिसका स्वागत खुद प्रधानमंत्री ने किया है, कि ये 20,000 बहुत बड़ी रकम है, इसको घटा के 2,000 कर दिया जाए। 2,000 तक की छूट है, क्योंकि साधारण लोग जो है, जिसको हम कॉमन आदमी कहते हैं, जो आम आदमी है, वो 2,000 तक की छूट, वो 2,000 तक की रकम दे सकता है, उससे उसको परेशानी नहीं होती है। आप उसके नाम को गोपनीय रखिए। 2,000 या 2,000 रकम के ऊपर के रकम पर आप अकाउंटेंसी लाइए, हम तो स्वागत कर रहे हैं। और जब संसद में सब पार्टी बैठेंगे, हम इस पे कानून भी ले आएंगे कि हम सारा ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक करें, और खुद के लिए चाहते हैं कि पुराने नोट भी जमा हो जाएं, इनकम टैक्स का कानून भी 1961 का चलता रहे, इनकम टैक्स में छूट भी मिलती रहे हमको 100%। आम आदमी के ऊपर सारे कानून लाते हैं सर, अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहते। मैं आऊंगा वापस आपके पास, मैं जानता हूं आप फिर बोलना चाहते हैं, लेकिन राजीव त्यागी अकेली बीजेपी नहीं है सर। 6 ऐसी पार्टियां सर साल 2015-16 में जिन्होंने 473 बड़े डोनेशंस की पैन डिटेल नहीं दी। उसमें बीजेपी, सीपीआई, एनसीपी के साथ आपकी पार्टी का भी नाम है, और इन 473 डोनेशन से पार्टियों को 11 करोड़ 68 लाख रुपए मिले थे सर। और एडीआर की रिपोर्ट जो मैंने पात्रा जी को बताई, आपको भी बता देता हूं सर, 2013-14 में कांग्रेस पार्टी की जो कोई डिस्क्लोज इनकम है सर, उसका 80% से ज्यादा अज्ञात सोर्स से था सर। ये अज्ञात सोर्स क्या होता है सर? आज वही बता दीजिए, आप दोनों लोग मिलकर डिफाइन कर दीजिए कि अज्ञात सोर्स क्या होता है। देखिए, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा रोहित जी कि राजनीतिक दल भी निश्चित रूप से नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम और सिद्धांतों पे चलते हैं, और निश्चित रूप से जो एम्बिट है इनकम टैक्स का उससे बाहर रहते हैं, और बाहर रहने भी चाहिए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि अगर आपके सिद्धांत देश की सेवा करने के हैं तो सेवा पे कोई टैक्स नहीं लगा करता। जब एनजीओज रहते हैं तो राजनीतिक दल तो और भी बड़ी चीज होती है, इसमें कहीं कोई दुरानी नहीं। और राजनीतिक दल है देश में, तभी संसदीय प्रणाली हमारे देश में चल पा रही है। अब बात आती है कि भ्रष्टाचार कैसे रुके, राजनीतिक दलों द्वारा या राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा। एक होता है मॉरल पुलिसिंग, जब आप सेल्फ रेस्ट्रेन करते हैं कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है और हम लोग निश्चित रूप से जो कहते हैं उसको करने का काम करेंगे। दूसरा होता है कि आपको कानून को पालन करना है और कानून के हिसाब से चलना है। राजनीतिक दलों के बारे में निश्चित रूप से और कानून होने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी मानती है इसमें सर्वदलीय बैठक होकर के कहीं ना कहीं इसका निदान होना चाहिए और बेहतर कानून बनने चाहिए, जिससे कि राजनीतिक दलों द्वारा भुआ भ्रष्टाचार वो रुके। रही बात 20,000 रुपए की जो लिमिट है, वो निश्चित रूप से कानून सम्मत लिमिट है, और 20,000 से नीचे की लिमिट को सभी राजनीतिक दल दिखाते हैं कि अज्ञात सोर्सों से पैसा आया है। लेकिन पैन नंबर की डिटेल देना और पैन नंबर डुप्लीकेट देना, एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से जो 14-15 की एडीआर की रिपोर्ट है उसमें डुप्लीकेसी ऑफ पैन भी हुई है, उसको भी जांचने का विषय है। अब आती है व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति राजनीतिक में रह करके पाक साफ है या नहीं है, या वो लंबे चौड़े भाषण देने का काम कर रहा है, या वो व्यक्ति सिर्फ देश को छलने का काम कर रहा है। मैं आपको एक बहुत सारे प्रूफ्स देना चाहूंगा, और उन प्रूफ्स में चाहूंगा कि जी न्यूज़ जो कि बहुत ईमानदार चैनल है
और जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी लड़ाई ठाने हुए हैं, ये मोदी जी का प्रूफ है सर। ये मोदी जी का वही प्रूफ है ना जो अरविंद केजरीवाल लेके घूम रहे थे रैलियों में। और 40 आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खारिज करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लाए हुए कागज जिन पे अदालत फटकार लगा चुकी है, आपके उपाध्यक्ष खड़े हो जाते हैं और फिर आप टीवी पे लेके आते हैं। राजीव त्यागी, आपके पास अपनी पार्टी की सफाई नहीं है, आप पास अपनी पार्टी की सफाई नहीं है, दूसरे पे आरोप लगाने के लिए आप तुरंत आगे कूद के। ₹2.5 करोड़ सर, आप अपनी पार्टी की सफाई तो दे लीजिए पहले। सर, आप लोग बाग ना करिए, आप पहले अपनी पार्टी की सफाई तो दे लीजिए मालिक। आप पहले अपनी पार्टी की सफाई तो दे लीजिए। सर, जिस विषय पे चर्चा के लिए आपको बुलाया गया, और मैं जानता हूं, सर जिस विषय पे चर्चा के लिए आपको मैंने बुलाया है वो विषय आप पीछे छोड़ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना चाहता हूं। अरे सर, पहले अपनी पार्टी का दामन तो साफ कीजिए ना। आप प्रधानमंत्री पे आरोप लगाइए। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, उन्होंने कहा रैली में खड़े होकर भाषण दिया, उन्होंने वो दस्तावेज लेके खड़े हुए। लेकिन पॉइंट ये है सर, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप है कि 80% इनकम आपने जो दिखाई सर वो अननोन सोर्सेज से थी। वो अननोन सोर्सेज क्या होते हैं सर, ये तो बता दीजिए। अब रोकिए मत, देखिए प्लीज। सर, अननोन सोर्सेज क्या होते हैं तो बताइए ना। रोकिए मत प्लीज। सर, अननोन सोर्सेज क्या होते हैं सर? वो होते हैं जो हेलीकॉप्टर की खरीद में चुपके से दे जाते हैं, उनका कोई कागजी ब्यौरा नहीं होता, वो होते हैं सर अननोन सोर्सेज। माय डियर फ्रेंड, ये डेट वाइज माय डियर फ्रेंड, आप ये बताइए ना सर, अननोन सोर्सेज क्या होते हैं? उसके बारे में राजीव त्यागी, अननोन सोर्सेज क्या होते हैं ये तो बता दीजिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उस पर इतनी बुरी तरह पीड़ित हो गए कि आप कहने लगे मैं तो प्रधानमंत्री के लिए सबूत लेके आया हूं। सर, पार्टी की सफाई के सबूत तो ले आइए पहले। मोदी जी के पास कृपया ये बताएं, मोदी जी ये बताएं ये पोल कैसे खुल रही है। बता देता हूं मोदी जी ये बताएं कि ये 65 करोड़ रुपए कहां गए। मैं चलिए सर, इन 65 करोड़ रुपए मैं आपके सवाल का जवाब पात्रा जी से ले लेता हूं। देश के गरीब, लेकिन ये बताते हुए राजीव त्यागी, देश का किसान तो राजीव त्यागी ये डबल स्टैंडर्ड है। राजीव त्यागी ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। आप राजीव त्यागी ये डबल स्टैंडर्ड है। आप अपने दामन को पाक साफ बताना नाकाम हो जाते हैं, तो फिर आप ये बताते हैं मैं एक कागज लेके आया हूं। सीने पे लगाता हूं मोदी सर, जी को। आज मोदी जी को मैं छोड़ दीजिए सर। त्यागी जी, आपसे त्यागी जी, भ्रष्टाचार के विरोध में है, त्यागी जी, भ्रष्टाचार विरोध करिए और बताइए लोगों को कि मोदी जी ने पैसे कहां के लिए लिए, त्यागी जी, पब्लिक देख रही है के लिए और क्यों उद्योगपति अपने आप को गिरवी रखा। पब्लिक देख रही है। आप अरविंद केजरीवाल के लायक कागज लेके आते हैं, आपकी पार्टी कैसे फॉलो करती है अरविंद केजरीवाल को ब्लाइंडली। बहरहाल संबित पात्रा, आपके पास जवाब है, आप देना चाहते हैं दे दीजिए। शुभेंदु अमिताभ विषय ये नहीं है सर, विषय कुछ और था, फिर भी आपने उठाया। मैं संबित पात्रा से कह रहा हूं जवाब दीजिए। आप अपनी पार्टी की सफाई दे पाने में नाकाम है, फेल है। संबित पात्रा बोलिए। नहीं माय डियर सर, नहीं सर, आप अपनी पार्टी की सफाई नहीं दे पाए, इसलिए आपने दूसरा कागज उठा लिया। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए उस विषय पे, उसके बाद मैं जाऊंगा एडीआर मैं जवाब देता हूं शास्त्री जी के पास। बोलिए। देखिए ये जो कागज दिखा के आज राजीव त्यागी यहाँ पे हंगामा मचाने की कोशिश कर रहे हैं, यही कागज लेके प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में यही कागज दिखाए गए थे, केस चला। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश के खंडपीठ, जस्टिस कहर जो कि अभी चीफ जस्टिस बन रहे हैं और जस्टिस अरुण मिश्रा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ देता हूं, यू आर मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वी कैन नॉट इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन जस्ट बिकॉज अ बिग मैन हैज बीन नेम्ड बाय समवन on evidences which cannot be proved on unsubstantiated allegations। ये सारे unsubstantiated है। ये जो कागज राजीव जी दिखा रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है? जिसको छाती में चिपका के बैठे हैं, सहारा ग्रुप डॉक्यूमेंट आर नॉट जेन्युइन। ये ईमेल क्या कहती है? मैं सुन लीजिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट का प्लीज डॉक्यूमेंट पढ़ने दिया जाए। ये ईमेल है माय डियर फ्रेंड, मुझे सुप्रीम कोर्ट का पढ़ने दिया जाए। राहुल जी, रोहित जी, मैं इस प्रकार से चिल्ला नहीं सकता हूं, पढ़ सकता हूं, राज्य है दूसरा में कर रहा है, मैं पढ़ सकता हूं। ये किस प्रकार का डिबेट हो रहा है रोहित जी? ये क्या डिबेट हो रहा है? क्या डिबेट हो रहा है? राजीव त्यागी, ये क्या डिबेट हो रहा है रोहित जी? मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ सकता हूं कि नहीं? भ्रष्टाचार का आरोप में राजीव त्यागी कोर्ट क्यों नहीं जाते कागज लेके? एक मिनट संबित पात्रा, राजीव त्यागी कागज लेके कोर्ट क्यों नहीं जाते आप लोग? राजीव त्यागी कागज लेके कोर्ट क्यों नहीं जाते आप लोग? रोहित जी, मुझे प्लीज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने का मौका दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री माँ बेटे की तरह चोर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ये माँ बेटे की तरह बेल में बाहर नहीं है। अरे हम चोर परिवार से नहीं है भैया, सुन लीजिए। अरे भैया हम चोर परिवार से नहीं है, सुनिए ध्यान से।
मेरे मित्र। अरे हम लोग चोर नहीं है माँ बेटे की तरह, सुनिए। अरे चोर नहीं है माँ बेटे की तरह, सुन लीजिए। अरे सुनिए, माँ बेटे की तरह हम लोग चोर नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा डॉक्यूमेंट को क्या कहा है, सुनिए। सहारा ग्रुप डॉक्यूमेंट आर नॉट जेन्युइन, they are fictitious and zero and are not authentic. We cannot start an investigation based on these evidences. अब ये राहुल गांधी, ये कल का राहुल गांधी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं रोहित जी पढ़ देता हूँ आपके लिए। मैं जानता हूं मोदी जी मेरी हत्या भी करा सकते हैं, मैं जानता हूं संघ के लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूं, फिर भी बहादुर से लड़ने का काम कर रहा हूं। कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा भैया, वो कोई सब हंस रहे हैं, कोई पीछे नहीं पड़ रहा है, सब आप पे हंस रहे हैं। से पहले भैया गला क्यों खराब कर रहे हैं मोदी जी? रोहित जी इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, साउंड म्यूट कर दीजिए। मैं एक बार पढ़ देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आवाज म्यूट नहीं करते रोहित जी, मैं पढ़ सकता हूं। आवाज म्यूट नहीं करेंगे, आवाज म्यूट नहीं करेंगे। वो पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ साथ वो चिल्लाते रहना चाहते हैं। मैं पढ़ तो सकता हूं, वो चिल्लाते रहना चाहते हैं। मेरा सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, मुझे बोलने का मौका, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, आप चिल्लाते रहना चाहते हैं। मैं एक काम कर लेते हैं राजीव त्यागी, मैं सिर्फ 25 करोड़, मैं सिर्फ राजीव त्यागी एक काम कर लेते हैं, पढ़ने का मौका चाहता हूं। और प्लीज रोहित जी, मैं इनके बीच में नहीं चिल्ला रहा था। संसद में आप लोग हत्या कर चुके पूरे सत्र की, संसद में पूरे सत्र की आप लोग हत्या कर चुके राजीव त्यागी। यहाँ पे राजीव त्यागी मेरे पास बटन है, म्यूट कर सकता हूँ आपके प्रवक्ता में सारे। राजीव त्यागी मैं आपको बटन दबा के म्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि उसके बाद आप विक्टिम प्ले करने लगेंगे। सर आप अदालत क्यों नहीं जाते? जाइए ना, अदालत जाइए ना, किसने रोका आपको? आप जाइए ना, कोर्ट जाइए सर, सर कोर्ट जाइए ना, 10 सेकंड दिया जाए सर, कोर्ट जाइए ना। मैं ये लेके बैठा हूं सर, मैंने आपसे पहले कहा कि आप अरविंद केजरीवाल के दिए कागज लेके यहाँ आते हैं सर टीवी पे। आप अरविंद, या तो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी चला रहे हैं सर, आप बोलिए अरविंद केजरीवाल मेरी पार्टी चला रहे हैं, कांग्रेस के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, आगे से हम उन्हीं का दिया दस्तावेज लेके आएंगे। मैं बोलने देता हूँ सर, क्या फैसला अगर अदालत ये कह चुकी सर, अदालत ये कह चुकी तो मैं क्या करूं? जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अदालत ये कह चुकी तो हम क्या करें सर? बने बैठे हैं, अदालत ये कह चुकी तो हम क्या करें सर? अगर रोहित जी मुझे 10 सेकंड दिया जाए। आप 10 सेकंड छोड़िए, आप 10 मिनट से बोल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है राजीव त्यागी चाहते हैं आपकी बात सुनाई दे किसी को? बुलाइए संबित पात्रा, संसद का पूरा सत्र देख लेने के बाद और पिछले 15 मिनट की बोल तो रहा हूं, क्या आपको लगता है वो चाहते हैं? मैं बोल रहा हूं, डायरी के बारे में सुन लीजिए कि आप इसकी जांच कराएं, प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे और इस्तीफे के बाद जांच हो, और जांच होने के बाद अगर प्रधानमंत्री बिल्कुल बेदाग हैं तो दोबारा ओथ ले। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहा था ना खाऊंगा ना खाने। अरे भैया माँ बेटे की तरह चोर नहीं है हम लोग। अरे आप छोड़िए, वो माँ बेटे की तरह चोर नहीं है हम लोग। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। हम एक ब्रेक, हम लोग चोर खानदान से नहीं है। ब्रेक ले रहे हैं। संबित पात्रा देखिए, इस तरह की बातें ना हो, अच्छा नहीं लगता। हम लोग चोर खानदान से नहीं है, हम माँ बेटे की तरह चोर नहीं है। हमारा कहना केवल इतना सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है बीजेपी की, एक बार सुनवा देते हैं। इसी मामले पर रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। पब्लिक मीटिंग इन गुजरात हैज लेवल्ड बेसलेस, false, shameful and malafied allegations. हम राहुल गांधी की परेशानी समझते हैं। वो हारे हुए हताश हैं। देश के लोगों ने उनको दिल्ली में हरा दिया, केंद्र में, प्रदेशों में हार रहे हैं, बाई इलेक्शंस में हार रहे हैं। अब जनता कांग्रेस पार्टी को म्युनिसिपैलिटी के लायक भी नहीं समझती। गुजरात में सफाया हुआ, कल चंडीगढ़ में सफाया हो गया, महाराष्ट्र में बुरी तरह से हार गए, राजस्थान में हार गए। तो राहुल गांधी बार बार अपनी पार्टी को अपनी अगुवाई में हरा रहे हैं, इसलिए हताश हैं। Mr. Rahul Gandhi is leading his party to repeated disastrous defeat. The people of the country are not trusting him and his party to lead the country, to lead in the states. Now they don't even think his party capable enough to run municipalities. And Congress party is suffering disaster after disaster, from Maharashtra to Gujarat to Rajasthan to yesterday in Chandigarh. तो मैं हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने
गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक तो हमें यह बात कहनी है। दूसरी बात हमें कहनी है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसको लेकर बहुत परेशान है। परिवार का नाम आया था इटली में भी और यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अब जब बार बार परिवार तक बात पहुंची है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, तो ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी ने यह बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में जब उनके परिवार का नाम आ रहा है, कांग्रेस के बाकी का लोगों का नाम आ रहा है, तो ध्यान बटाने के लिए यह बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। ये राहुल गांधी खुद क्या है? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के सीरियस चीटिंग और फ्रॉड के केस में बेल पर है। आपको याद होगा कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था तो उसको क्वॉशिंग के लिए ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए और बाद में केस को विड्रॉ करना पड़ा और ये बेल पर हैं। तो राहुल गांधी जो इतने बड़े व्यापक घोटाले में फ्रॉड और चीटिंग में बेल पर हैं, वो भारत के पाक साफ ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिनके लगभग 2.5 साल के शासन में पूरी ईमानदारी से देश का शासन चल रहा है। कांग्रेस का पूरा इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है। देश को लूटने वालों को प्रोत्साहित करना और बचाना रहा है। द होल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस stinks with corruption. The saga of Congress government is to promote the looters of public money and to protect them. कांग्रेस के शासन में पृथ्वी के किसी भी अंग को छोड़ा नहीं गया। अंतरिक्ष में भी भ्रष्टाचार, आकाश में भी भ्रष्टाचार, जमीन पर भी भ्रष्टाचार, पाताल में भी भ्रष्टाचार और समुद्र में भी भ्रष्टाचार। द एग्जेम्पलरी रिकॉर्ड ऑफ करप्शन ऑफ कांग्रेस पार्टी establishes a new benchmark in loot of public money in the annals of governance in the world. चलिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की इत्तेफाक से उसी मामले पर जिस पर यहां बहस चल रही थी, और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि राहुल गांधी हताश हैं, सीधे सीधे तौर पर नाम आ रहा है गांधी परिवार का ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में, इसलिए हताश होने के बाद वो इस तरीके के आरोपों का सहारा ले रहे हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वीपी वर्मा हमारे साथ हैं, जिनसे हम अब तक एक भी कमेंट नहीं ले पाए। माफी चाहता हूं वर्मा साहब, अभी तक कमेंट नहीं लिया। त्रिलोचन शास्त्री हमारे साथ हैं, चारों से हम बात कर रहे हैं। और राजीव त्यागी, आप ही के पास आ रहा हूं, आप चिंता न करें, ये पढ़ के बताते हुए कि हमारे जो दर्शक कमेंट्स दे रहे हैं। एक दर्शक ने लिखा, रोहित जी लगता है ताल ठोक के देखना समय की बर्बादी है। एक दर्शक लिख रहे हैं, शशिकांत नायक, के आप हमारा समय पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सुनवाना नहीं चाहते, सब लोगों को एक साथ बुलवाना चाहते हैं, तो उससे अच्छा हम चैनल बदल लें। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि आप कामयाब प्रवक्ता तभी होंगे जब आप अपनी बात कम से कम उतनी तो रखें कि लोग सुने, दूसरे आदमी का जवाब भी सुने। उसके बाद आपने अपनी बात, मेरे पास भी एक मैसेज आया है, आपने अपनी बात रख दी मेरे पास भी एक मैसेज आया, आपने अपनी बात रखी, खाने के और दिखाने के और। सर आपने अपनी बात रखी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अलग रखे। सर हम तो ये मांग कर रहे हैं, सर आरोप लगा है, डायरी में मैं उनके एंट्री है, ईमेल में एंट्री है, ईमेल में एंट्री है। कृपया वो जवाब दे सर, और इस्तीफा दे सर, इस्तीफा दे करके आपको अभी डिबेट में जवाब लेना कि इस्तीफा लेना? त्यागी जी, आपको अभी डिबेट में जवाब चाहिए या मोदी जी से इस्तीफा चाहिए? आपको जवाब लेना है। त्यागी जी, डिबेट में आपको भी जवाब चाहिए कि पहले इस्तीफा लेने जाऊं, मैं लेके आऊं, तब आप डिबेट आगे बढ़ने देंगे? कहना चाहूंगा 30 सेकंड में।
राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे या कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले सोच ले सरकार। प्लीज रोहित जी, सरकार के पास सारी इस प्रकार की भाषा अच्छी नहीं है जहां हम लोग को बोलने ही नहीं दिया जाए। लेकिन जांच के बिना आरोप लगा रहे हैं। त्यागी जी, आप जांच करा के आए हैं? संस्थाएं आपके, आप जांच करा के आए हैं क्या त्यागी जी? आप जांच करा के आए हैं क्या? आपके पास सीबीआई की रिपोर्ट है जो हाथ में है? मैं तो ये दिखा रहा हूं, ये सीबीआई की रिपोर्ट है सर कि मोदी जी के हाथी की दांत खाने। सर ये सीबीआई की रिपोर्ट है कि जो आपके हाथ में कागज लेके आप बैठे हैं? चूहे खा के सर ये सीबीआई की जांच रिपोर्ट है कि ये तो बता दीजिए जो कागज है सर वो सीबीआई के हैं? जांच रिपोर्ट है सर, वो जांच रिपोर्ट है क्या सर? लोकपाल की रिपोर्ट है क्या? सीबीआई भी तो इनके पिंजरे में बंद होता है। तो सर फिर अभी आप कह रहे हैं जांच करा लीजिए, फिर आप कह रहे हैं जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। त्यागी जी ऐसा तो नहीं होगा ना सर? आप बताइए, मेरे को ये बताइए, जिस सरकार ने पारदर्शिता ईमानदारी की बात की, रोहित जी ये रैली नहीं हो रही है। अगर कुछ एलिगेशंस लगे हैं तो हमारे को भी उत्तर देना बनता है। प्लीज हमारे उत्तर को भी सुन लीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। त्यागी जी अब सुनिएगा। क्या लोकपाल का गठन करने से त्यागी जी अब लोकपाल पे मत जाइए, इसी मुद्दे पे रहिए त्यागी जी। हालांकि ये मुद्दा नहीं था आज का, लेकिन अब इसी मुद्दे पे रहिए त्यागी जी, अब रहिए इसी मुद्दे पे। और अगर अब आप बीच में बोलेंगे, अगर आप बीच में बोलेंगे त्यागी जी, तो मुझे यह अधिकार है कि 35 मिनट वेस्ट होने के बाद हम आपकी आवाज बंद कर दें। प्लीज संबित पात्रा जवाब दीजिए। आवाज बंद हो गई त्यागी जी, आपका समय खत्म। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए इस पे टेक्निकली उत्तर देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर ऑपोजिशन ने कुछ चार्जेस लगाए हैं हम उसका बिल्कुल अच्छे से उत्तर देते हैं। इस पूरे केस को लेके इनका कहना है कि सहारा का कुछ डायरी आया, डायरी में मोदी जी का नाम आया गुजरात सीएम के रूप में। इस सारे कागज को लेकर एक एनजीओ जो प्रशांत भूषण की है जिसका नाम है कॉमन कोज, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने केस किया। ये जो कागज अभी राजीव जी दिखा रहे हैं ये कागज वहां सबमिट हुए थे। आपको जान के हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के खंडपीठ ने क्या कहा इन कागजों को अध्ययन करने के पश्चात। सहारा ग्रुप डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट को ये दिखा रहे हैं, सहारा ग्रुप डॉक्यूमेंट आर नॉट जेन्युइन, दे आर फिक्टिशियस एंड जीरो, they are not authentic, we cannot start an investigation based on these evidences। उन्होंने कहा ये जो कागज आप लेके आए हैं प्रशांत भूषण जी, ये फिक्टिशियस है, ये झूठे हैं, ये जेन्युइन नहीं है, ये झूठे हैं। इनकी एविडेंसरी वैल्यू कितनी है? ये जीरो है, बिग जीरो है, ये अनसब्सटैंशिएटेड है, ये अनक्रेडिबल है। तो इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? और आदरणीय राजीव त्यागी जी क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रकार चिल्ला सकते हैं? इतना समय हमारे देश का जाया किया इन्होंने, 30 मिनट तक चिल्ला कर। अरे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया है, कोई नया पैसे का एविडेंस है तो चले जाइए सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में केस था, यहां बैठ के चिल्लाने से क्या होगा? कागज देखो, कागज देखो, छाती पे कागज चिपकाया। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में मां पकड़े जाने वाली है तो बेटा चिल्ला रहा है, यार सिंपल एज दैट है, समझ लीजिए इस बात। ठीक है सर, आप लोग दोनों वही कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। वो 4 कागज लेके बैठ गए, आप बिना कागज के वही सब बातें कर रहे हैं। एक्शन में दोनों तरफ से कुछ नहीं, ना वो अदालत जाएंगे और ना ही आपका हाथ हमें लगता है कहीं पहुंच रहा है। बैठा हूं सर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेके बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन मेरे पास भी है पात्रा जी, आपसे पहले मैंने उसका जिक्र कर दिया था। लेकिन वीपी वर्मा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस तरीके के आरोपों की जांच एजेंसियां करती हैं सर, या टीवी डिबेटों में प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे होते हैं सर? पार्लियामेंट तो चलती ही नहीं, लोग लिख रहे हैं कि आपने इस डिबेट शो को भी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा बना दिया आज। देखिए साहब, ये मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ, इतने बड़े बड़े नेता हैं और आपके इन प्रोग्रामों में कई बार शामिल भी होते हैं। आपका प्रोग्राम जो शुरू हुआ दैट वाज फ्रॉम इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन कोड, कि आपकी जितनी ये पार्टी बनती है उसके लिए कोई उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, और उनकी कोई एकेडमी नहीं, कोई जैसे एक आप बताया आपने कि इवन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन ये आप ये सब भूल गए कि अगर वोट देने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अगर आपको मंत्री बनने के लिए, एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो पार्टी बनाने के लिए क्वालिफिकेशन क्यों चाहिए? ये बेसिक पर्पस है। सो इसमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनकी टेस्ट होना चाहिए जैसे एग्जामिनेशन डॉक्टर्स का होता है, दिस इज नॉट दैट। व्हेन पॉलिटिक्स में एमपी बन सकता आदमी बिना क्वालिफिकेशन के, तो वो पार्टी क्यों नहीं बना सकता? वो नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो देखने वाली ये है
कि वेदर जो आपने पॉलिसी बनाई या जो कंसेशन दिया वो कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, मिसयूज फॉर मेकिंग वाइटनिंग, आई मीन मनी जो ब्लैक है ब्लैक को वाइट करने में उसको वेस्ट तो नहीं कर रहे, उसको वेस्ट तो नहीं कर रहे, उसका नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे। वो पर्पस था देखने का। उसमें से देखने वाली बात ये है, आज ही मैं इलेक्शन कमिश्नर जो हैं चीफ, उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 250 ऐसी पार्टीज हैं जो 2005 के बाद कभी कोई इलेक्शन लड़ी नहीं। तो उसमें वाई कांट वी अमेंड द एक्ट टू से कि अगर आपने पार्टी बनाई है तो ये कंडीशंस हैं। वन ऑफ देम ऑफ कोर्स इज द कंट्रीब्यूशन, आई विल कम लेटर टू दैट। उससे पहले ये है कि अगर आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ते 2 इलेक्शंस में, दैट मीन्स इन 10 years, तो उसको खारिज किया जाए, वो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दें। इसका मतलब दे आर नॉट वेरी सीरियस as for fighting election. So in democracy, why should they have that party and get all the concessions? ये amendment is very very necessary, लेकिन उसको बंद करना will be unfair. ये नहीं है कि सिंपली बिकॉज उन्होंने पैसा लिया है तो इसलिए उनको वो निकाल दें या उनसे वहाँ से काला धन और सफ़ेद धन और असली धन शुरू हुआ। नाउ कम द क्वेश्चन ऑफ वो जो पैसे को वाइट करने की बात है, उसमें किसी ने सजेस्ट किया कि इसकी लिमिट आप 2000 कर दें। 2000 इज़ वेरी स्मॉल। आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ कोई भी इस कंट्री में काम होता है तो यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी here and there which you cannot put in the books. I still remember, if I refer to the Income Tax Act also and decisions और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं कि जो ये खर्चे हैं हमारे हिसाब से अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अनलेस देयर इज द डिटेल ऑफ द मनी and the whom it has been paid for what purpose is not satisfied, because it has to be a business purpose. The business which you are running, you can deny that. लेकिन इस केस में वो बोले साहब ये जिसको हम पैसा देते हैं, how can we name him? Because आप जानते हैं कि even in international bargains also, there is always a portion of money kept aside for miscellaneous expenditure. तो अब वो miscellaneous expenditure में कोर्ट ने बोला in these circumstances it is not necessary for them to divulge the name and still they can claim these expenses if this has helped their business. हमें उससे आपत्ति नहीं है। हमारा सवाल बड़ा सीधा सा है कि राजनीतिक पार्टियां सर आरटीआई में नहीं आना चाहती, आरटीआई में आना चाहती तो अब तक आ गई होती। राजनीतिक पार्टियां अपने आप उसके अंदर नुक्ताचीनी करती रही ताकि ये मामला अटकता रहे। दूसरी बड़ी बात, जब जब राजनीतिक पार्टियों के बिल्कुल ठीक है आप पैसे को लेके सवाल करेंगे, जब जब राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ये सवाल आएगा कि आपके जरिए से काला धन सफेद हो रहा है, तब तब स्थिति ऐसी होगी, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और हालात ऐसे कर दिए जाएंगे कि जो हम लेके बैठे हैं बस वही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। बहस इस बात पर कि राजनीतिक पार्टियां क्या काले धन को सफेद करने का जरिया, और इस बीच कांग्रेस की तरफ से आरोप लगे, बीजेपी की तरफ से सफाई आई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। थोड़ी देर में कांग्रेस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, देखने की बात होगी उसमें रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी, हम समय से ऑलरेडी ओवर हैं। राजीव त्यागी 30 सेकंड में आप अपनी बात कह दें। आप क्या चाहते हैं? आप जांच चाहते हैं, आप इस्तीफा चाहते हैं, आप डिबेट में इस्तीफा चाहते हैं, डिबेट में जांच चाहते हैं, क्या? देखिए, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में क्या फैसला देगा? जिस व्यक्ति पर आरोप लगे उसको स्टेप डाउन करना चाहिए। अगर वो बेदाग साबित होते हैं दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। अब मैं आपको, बीजेपी ने जो पूरे देश में नोटबंदी से पहले लैंड ली है, 16 सितंबर को जमीन ली गई। राजीव जी उसके बाद प्लीज सर, ये हर रोज दिखा रहे हैं ना सर, ये हर रोज दिखा रहे हैं। आप ये जानते हुए कि समय सीमित है, आज के मुद्दे पे रहे ना सर, 14 सितंबर को फिर जमीन आज के मुद्दे पे रहे ना सर। 19 सितंबर को सर देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के चंदे पे बहस थी, आपने कहा नहीं प्रधानमंत्री पे करूंगा, मैंने कहा प्रधानमंत्री पे कमेंट कीजिए, आपने कहा नहीं मैं तो जमीन पे करूंगा। सर गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं, बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट मत कीजिए, क्या कीजिए, बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट मत कीजिए प्लीज। एक मुद्दा जिस पे बहस हो रही है सर, काले धन से जवाब, आप उससे हटते हटते अब तीसरे पे आ गए सर। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से, among the more shocking revelations, there were duplication in PIN,
डिटेल्स प्रोवाइडेड। सर उसमें आपका पेन भी है 473 लोगों में सर, 11 करोड़ 68 लाख रुपए। आपके भी लोग हैं सर पेन वाले। कहूंगा प्लीज, आपके भी पेन वाले लोग हैं सर। 1234 एंट्री है उसके अकाउंट में, मोदी जी के अकाउंट में ये 40 करोड़ रुपए गए। जवाब दें मोदी जी। क्या हो ठीक है रहा सर, कभी ये कभी वो। ठीक है, लास्ट कमेंट संबित पात्रा, लास्ट कमेंट संबित पात्रा, समय खत्म है, फिर भी लास्ट कमेंट संबित पात्रा, लास्ट कमेंट। राजीव त्यागी 4 गोल पोस्ट शिफ्ट किया आपने पूरी डिबेट में, एक जगह भी टिक के नहीं खेला। प्लीज संबित लास्ट कमेंट, आवाज बंद है, प्लीज लास्ट कमेंट। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देश भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जी से बड़ा है। जिस विषय में आज राहुल गांधी जी ने कहा कि वो बहुत बड़ा कुछ ऐसा खुलासा करेंगे जिससे भूकंप आएगा, तो मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं आज भूकंप तो आया मगर रिक्टर स्केल में वो 0 है सर। वो 0 रिक्टर स्केल मानहानि का दावा करेंगे, ना तो धरती हिली, मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि मानहानि का दावा करेंगे राहुल गांधी पे। सर मानहानि का दावा करेंगे राहुल गांधी पे तो ऑलरेडी मानहानि का दावा चल रहा है, उसी में वो इस मामले की बात करेंगे। उसी एक दावा तो चल रहा है, उसी में वो अंदर चले जाएंगे। अगर आप देखिए महत्वपूर्ण कोर्ट ले जाइए, अगर वो नहीं ले जा रहे कोर्ट आपको, आप ले जाइए कोर्ट। आप पूरे लगा लीजिए रोहित जी, जिस केस पे जिस पेपर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे दिया है, वो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उससे क्या मतलब है? क्या मतलब है? देखिए यहाँ देश की जनता को समझाना है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जल्दी ही आदरणीय सोनिया जी तक जिस प्रकार सीबीआई की पूरी जांच पहुंच गई है, उसी की बौखलाहट आज हमने राहुल गांधी जी में देखा है। ये बात समझना। देखिए उसकी बौखलाहट यहाँ भी दिख रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूकंप उन्हीं के घर में आया है। बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं हम कोर्ट नहीं जाएंगे, इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट तो पहले ही कर चुका है, इसलिए इसके बाद कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बहरहाल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, देखते हैं उसमें कांग्रेस नई बात क्या कहती है, या फिर वही अरविंद केजरीवाल वाले कागज लेके